ओके। तो गैमेटोजेनेसिस में देखा हमने कि मेल में तो गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। मेल में टेस्टिस गैमेट बनाता है, फीमेल में ओवरी बनाता है। प्रोसेस को बोला गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया, वो है ना स्पर्म बनाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से प्यूबर्टी में ये काम शुरू होता है। स्पर्मेटोगोनिया जिसका सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम, ये कहाँ होता है? इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे मल्टीप्लाई करता है बाय माइटोटिक डिवीजन और अपने नंबर को बढ़ाता है। ये अपने नंबर को बढ़ाएगा तो स्पर्मेटोगोनिया ए भी बनेगा, इसमें होगा ग्रोथ, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जहाँ पे ये होगा 44+XY। यहाँ होगा मियोसिस 1 तो क्रोमोसोमल रिडक्शन होगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक 22+X वाला और एक 22+Y वाला सेल बनेगा। ठीक है, 22+X और 22+Y। फिर यहाँ पे होगा मियोसिस 2 तो यहाँ 2 बन जाएगा 22+X और 2 बन जाएगा 22+Y। और ये सब जो बना है इसको हमने बोला स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड का में होगा स्पर्मियोजेनेसिस, और जब स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो आपको मिलेगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजोआ बना है ये देखो कहाँ होगा, इम्बेडेड होगा इन द सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल जो ये है ना, सस्टेंटैक्युलर सेल, ये सर्टोली सेल है, इसमें इम्बेडेड होता है जब ये बनता है तो। ठीक है, बनता कहाँ पर है भाई? तो ये हमारा बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया और बीच बीच में होता है सर्टोली सेल। तो ये जो है ये वही सर्टोली सेल है। तो सर्टोली सेल में जाकर ये स्पर्मेटोगोनिया इम्बेडेड रहता है। ठीक है, और इसका जो रिलीज होता है इससे निकलना, सर्टोली सेल से जो इसका चिपक है ये जब टूटता है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं भाई? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया था, ये दिख रहा है, ये सर्टोली सेल था। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, इस ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ स्पर्मेटोगोनिया है, ये सर्टोली सेल है। यहाँ पे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें डिवीजन होगा तो बाद में क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। और लास्ट में क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और स्पर्मेटोजोआ का जो हेड होता है वो एम्बेडेड होता है इसमें। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखो spermatozoa sperms are formed by spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm head becomes embedded in the Sertoli cell. ये दिख रहा है, sperm head become embedded in the Sertoli cell, लेकिन यहाँ पे spermatid का दिखाया है डायग्राम में, and are finally released from seminiferous tubule by the process called spermiation. seminiferous tubule से जो release होता है, ये release कहाँ से हुआ? From seminiferous tubule. This process is called spermiation, right? है ना, ये जो है ये आपका इम्बेडेड है इसमें। और ये देखो यहाँ पर उसके बाद देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। वाई इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि GnRH के सिग्निफिकेंट इंक्रीज से ये होता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वहाँ से निकलेगा कौन सा हार्मोन? GnRH। और GnRH हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा दो हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, एक FSH और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको ICSH भी बोलते हो। ICSH LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा कि वो निकाले भाई कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और FSH किस पे काम करता है? ये काम करता है सर्टोली सेल पे। और यहाँ से निकलता है दो हार्मोन, एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन, और सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, है ना, सम फैक्टर्स जो कि मियोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखो जब टेस्टोस्टेरोन आपका निकलेगा या इनहिबिन जब निकलेगा तो इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और जो टेस्टोस्टेरोन जब एक्सेस में होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा इसको भी और इसको भी। ठीक है, और ये समझ लो कि जब जब हमारा टेस्टोस्टेरोन मतलब ये जो गैमेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है इज़ ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन GnRH, मतलब एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन के सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहला चीज़ ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, ये सर्टोली सेल है छोटा सा बीच में, ये स्पर्मेटोगोनिया है,
यहाँ पे डिवीज़न होगा तो एक लेयर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, दूसरा लेयर ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद दिख रहा है आपको स्पर्मेटिड और लास्ट में है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो है इसका हेड एम्बेडेड होता है किसमें, सर्टोली सेल में। ठीक है, बस यही चीज़ है। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या होता है। एक फ्लो चार्ट सिंपली बनाओ कि हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस, तो बनता है स्पर्मेटोगोनिया ए और बी। स्पर्मेटोगोनिया बी में होगा ग्रोथ, तो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम होता है 44 प्लस XY। यहाँ पे होगा मियोसिस 1, तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 जो होगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। फिर यहाँ होगा मियोसिस 2, तो 4 बन जाएगा हमारे पास स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में होगा स्पर्मियोजेनेसिस, तो बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्म बनेगा और ये एम्बेडेड हो जाएगा किसमें, टू द सर्टोली सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अच्छा, ये ग्रोथ फैक्टर्स निकलता है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर निकलता है और ये फैक्टर ही क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। क्लियर बात है ये। नेक्स्ट आते हैं कि अच्छा ये सब प्रोसेस जो प्यूबर्टी में शुरू हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन GnRH विच इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर है ये। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ यू रिकॉल इट इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, विच हार्मोन, GnRH। ठीक है, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन्स। नाउ यू कैन सी this is GnRH, gonadotropin releasing hormone, and these two hormones are gonadotropin, so mind it, gonadotropin का दो एग्जाम्पल है आपका LH एंड FSH। ठीक है, LH act on leading cell and stimulate secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. So you can see that this testosterone will spermatogenesis को initiate कराएगा। FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis. ठीक है, so this was spermiogenesis. Now if you look at the structure of sperm, you can see it is composed of three main regions: head, neck, middle piece and tail. So there are four regions, so I am just showing this. This region is called head, this region is called head. So you have four regions: head, neck, middle piece and tail. So there are four regions, mind it, there are four regions: head, neck, middle piece and tail. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल के बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ द मेल गैमीट। सो यू कैन सी दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन which envelops the whole body of the sperm, right? Now the head contains elongated haploid nucleus. So this nucleus is elongated nucleus, this is haploid nucleus containing chromosomal material. ठीक है, anterior portion पे there is something called cap like structure called acrosome which is filled with enzyme. It is a modified Golgi body cap like structure called acrosome, है ना, filled with enzyme which is modified Golgi, है ना, that helps in fertilization of ovum. Now you have middle piece which processes numerous mitochondria which produces energy for the movement of the tail movement of the tail that facilitates the motility essential for fertilization. So you have to see that this tail is getting energy from this mitochondria in the middle piece, so that this tail will provide motility to the sperm, and this will facilitate what, essential for fertilization, right? Motility is essential for fertilization. Now you see, human ejaculate about 200 to 500 million per ejaculation. okay, जिसमें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे आऊँ कि भाई ओलिगोस्पर्मिया अगर पर टाइम 80 मिलियन से कम है और 20 मिलियन से कम है और लेस है तो एजियोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म मतलब 20 मिलियन और लेस 80 मिलियन है तो भाई ओलिगोस्पर्मिया है। 200 टू 300 मिलियन पर टाइम अगर हो रहा है तो दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ गुड, राइट। उसके बाद लिखा है एट फॉर नॉर्मल fertility at least 60%
of the gamete must have normal shape and size, and at least 40% of that 60% so vigorous motility. So if there are 1000 gamete, so 600 should have normal shape and size, and 40% of what, 600, that is 240, should be having numerous what, not 400, मतलब वो नहीं, should be having vigorous motility. So यही लिखा है कि 60% में नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम ऑफ व्हाट, ऑफ 60% must show vigorous motility. Now, the gametes are released from seminiferous tubules या seminiferous duct. प्रोसेस को क्या बोला हमने, इस प्रोसेस को बोला स्पर्मिएशन, जब वो सर्टोली सेल से निकलता है, ठीक है ना। फिर लिखा है यहाँ पर secretions of epididymis, vast difference, seminal vesicle, prostate are essential for maturation and motility of the male gamete. तो हमने बोला कि मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी के लिए किसका सिक्रीशन इम्पॉर्टेंट है, तो सिक्रीशन, पहला सिक्रीशन है आपका किसका, एपिडिडाइमिस, दूसरा वास्ट डिफरेंस, तीसरा सेमिनल वेसाइकल, चौथा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, पांचवा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। लेकिन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं होगा, सिर्फ प्रोस्टेट। तो ये जो आपको दिख रहा है एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस, ये दोनों एक्सेसरी डक्ट है, और सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट एक्सेसरी ग्लैंड है। यही चार चीज़ के कारण इसमें मोटिलिटी आता है और मैचुरेशन होता है। सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन मतलब क्या है, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, seminal plasma plus this is called semen, and function of male accessory duct and glands are maintained by testicular hormone androgen। तो सिंपल सा बात है, ये तो नॉर्मल है, मेल एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन, मेल टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। ये हो कंप्लीट करता है मेल के गैमेटोजेनेसिस को।